हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग अनुक्रम तथा श्रेणी की विविध प्रश्नावली, जो अंतिम प्रश्नावली है, उसको आज आप पढ़ेंगे। हालांकि इससे पहले वाली एक और एक्सरसाइज है जिसको आपने नहीं पढ़ा है, उसको कोविड-19 के कारण इस वर्ष के लिए पाठ्यक्रम से निकाल दिया गया है, लेकिन उसमें बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं जिनको हम आगे मतलब इस वर्ष के लिए भी और इंटरमीडिएट के लिए भी कुछ यूज करने वाले हैं। तो उनको हम थोड़े से फॉर्मूलों को जरूर देख लें और फिर इसके बाद हम विविध प्रश्नावली के सारे प्रश्नों को करेंगे। देखो बच्चों, एक बात समझो कि अगर आपके पास कुछ प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं आप जानते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये सारी संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और उन प्राकृतिक संख्याओं का अगर योगफल करवाया जाए, n प्राकृतिक संख्याओं का, कितनी है गिनती में n प्राकृतिक संख्याएं, n मतलब वो 10 हो सकती हैं, 15 हो सकती हैं, 20 हो सकती हैं, कि जो भी संख्याएं हैं उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल अगर आपसे पूछा जाए, जैसे आपसे कोई कहे कि 1 + 2 + 3 + 4 और डॉट डॉट करके हम यहां लिख दें n पदों तक। ऐसे कितने पद हैं? n पद हैं और उनका सबका योगफल आपसे पूछा जाए तो याद रखिए उसके योगफल को हम सिग्मा n लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सिग्मा n। सिग्मा n लिखा है, इसका मतलब n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, और उस n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल को हम n + 1/2 लिखा करेंगे। देखो याद रखिए आप, सिग्मा n बराबर होता है n + 1/2। सिग्मा n का मतलब ये n प्राकृतिक संख्याएं, इनका योगफल। अगर आपसे कोई कहता है कि 1 से लेकर के 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए, तो आपको n बराबर 10 लिखना है, तो 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक और बात आपको याद रखनी है, जैसे हम ये प्राकृतिक संख्याएं और ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों को अगर जोड़ना चाहें, मतलब 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + n डॉट डॉट + n स्क्वायर, n पदों तक, अगर इनको सबको हम जोड़ना चाहें, इन सबको जोड़ना चाहें, तो इसके योगफल को हम सिग्मा n स्क्वायर लिख सकते हैं। याद रखिए, इसके योगफल को क्या लिखेंगे? प्राकृतिक संख्याओं के, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। ठीक है, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल को हम सिग्मा n स्क्वायर लिखेंगे। और याद रखिए सिग्मा n स्क्वायर बराबर n + 1 2n + 1/6 लिखा करेंगे। इसको भी आप याद रखिए। ठीक है, सिग्मा n स्क्वायर बराबर, हालांकि यहां हम प्रूव नहीं करवा रहे, सीधा सीधा इसका हम यूज करवा रहे कि इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर होता है सिग्मा n स्क्वायर, लिखेंगे इसको और उसको लिखेंगे, देखो कैसे, n + 1 2n + 1/6। ठीक है, और इसी प्रकार से n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, मतलब 1 का घन + 2 का घन मतलब क्यूब, है ना, 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + n डॉट डॉट + n का क्यूब। ठीक है, n पदों तक अगर इन सभी को हम जोड़ना चाहें तो इन सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग को हम सिग्मा n³ लिखेंगे। और सिग्मा n³ बराबर होता क्या है? सिग्मा n³ बराबर आपको लिखना है n + 1 अपॉन में 2 और इसका होल आप स्क्वायर लिखना है इस प्रकार से। ठीक है, n + 1/2 का होल स्क्वायर, इसको हम सिग्मा n³ लिखेंगे। ठीक है, सिग्मा n³ मतलब सभी n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल ये होता है। ठीक है, याद रखिए ये सारी बातें कहीं ना कहीं यूज आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां पर जो हमने बताया कि एक प्रश्नावली आपकी छूट गई है, कोविड-19 के कारण उसको निकाल दिया गया है, हम उसको पढ़ेंगे नहीं, लेकिन इनकी जरूरत हमें पड़ सकती है, इसलिए इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज जो आपकी विविध प्रश्नावली है। विविध प्रश्नावली में कुछ बेसिक तो पढ़ाना नहीं है, सारे सवाल या तो समांतर श्रेणी के हैं या गुणोत्तर श्रेणी के हैं, जो कि ऑलमोस्ट आपने सारे पढ़ रखे हैं। तो चलो एक बार हम यहां से कुछ प्रश्नों को हम करेंगे, कुछ आप भी करेंगे, साथ साथ मिलकर करेंगे, थोड़ी एक्सरसाइज जल्दी हो जाएगी और हाँ, और सवाल भी नहीं छूटेंगे। चलो आते हैं एक्सरसाइज जो है विविध प्रश्नावली, जो अध्याय 9 पर आधारित है, उसको देखते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक भाई जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला देखो प्रश्न है, लिखा है दर्शाइए कि किसी समांतर श्रेणी के m + n में तथा m - n में पदों का योग
mवें पद का 2 गुना है। देखो एकदम आसान सी बात है, समांतर श्रेणी का प्रश्न है ये। इसमें ये लिखा हुआ है कि m प्लस nवें तथा m माइनस nवें पद आप दोनों को जोड़ दो। देखो यहां लिख दें m प्लस nवें पद, m प्लस nवां पद पहले निकाल लो। m प्लस nवां पद बराबर क्या हो जाएगा? देखो nवां पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहां पर n की जगह m प्लस n है तो आपको लिखना है a प्लस n की जगह पे m प्लस n लिखना है माइनस 1 इंटू डी। देखो m प्लस nवां पद ये हो गया कि नहीं? m माइनस nवां पद बता दो कितना होगा? m माइनस nवां पद, यहां पर m माइनस nवां पद बराबर कितना हो जाएगा? a प्लस n की जगह पे m माइनस 1 लिखना है, सॉरी m माइनस n और माइनस 1 अपना ज्यों का त्यों इंटू डी। ठीक है, तो ये हो गया m माइनस n वां पद और ये m प्लस n वां पद। अब इनको दोनों को जोड़ दो। आपसे पूछा गया है m प्लस n वां पद, m प्लस n वां पद प्लस m माइनस n वां पद, इन दोनों का योगफल हमें काय के बराबर सिद्ध करना है? इन दोनों का योगफल हमें सिद्ध करना है mवें पद का 2 गुना होता है। तो चलो पहले इनको दोनों को जोड़ दें। तो ये देखो कितना हो जाएगा, जोड़ने से a और a जोड़ के यहां पर हमें 2a मिल जाएगा, प्लस यहां से देखिए d हमें कॉमन मिल रहा है तो यहां लिख लेते हैं m प्लस n माइनस 1 और प्लस यहां पर m माइनस n इंटू डी कॉमन मिल रहा है। ठीक है, m माइनस n और ये आपका माइनस 1 और इंटू में d ये कॉमन मिल रहा है, इसको यूं का त्यों लिख लें। देखो d दोनों जगह से कॉमन है, इसको हमें क्या करना है? इसको इससे जोड़ना है। तो m प्लस n माइनस 1 इसमें जोड़ना है m माइनस n माइनस 1। ठीक है, माइनस 1। इतनी बात ठीक है। यहां से आप देख सकते हो कि ये n और ये n आपका कैंसिल हो रहा है, बाकी जो बचेगा उसको लिख लेते हैं। देखो 2a प्लस यहां m और m जोड़ दो, 2m हो जाएगा, माइनस 1 माइनस का 2 हो जाएगा इंटू में d। यहां से भी 2 कॉमन है तो यहां से अगर हम 2 कॉमन लें और यहां भी देखो 2 कॉमन है, सब जगह से हमें 2 कॉमन मिल रहा है तो यहां लिख लेते हैं a प्लस यहां से 2 कॉमन चला जाएगा तो m माइनस 1 और इंटू में d। बता दो भाई इसको क्या कहोगे? इसको हम कहेंगे श्रेणी का mवां पद। तो mवां पद का ये कितना होता है? दूना। कौन होता है? m प्लस nवां पद, m प्लस nवां पद तथा m माइनस nवें पद का जो योगफल है वो काहे का दूना होता है? mवें पद का 2 गुना होता है। बस यही प्रूव हमें करना था। ठीक है भाई, m प्लस nवां पद तथा m माइनस nवां पद का योगफल mवें पद का 2 गुना होता है। अगर आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो 2 गुणे mवां पद। ठीक है, और यही हमसे प्रूव करवाया गया है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है, नोट करते रहो भाई जल्दी जल्दी से। दूसरा प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर दूसरा देखो, इसमें लिखा है कि किसी समांतर श्रेणी की 3 संख्याओं का योगफल 24 है तथा उनका गुणनफल 440 है, तो संख्याएं बताइए। भाई बहुत सरल बात है। देखो यहां पर आपको पता है एपी की जो संख्याएं 3 संख्याएं माननी है और उन तीनों संख्याओं का योगफल 24 दिया गया है, उन तीनों का गुणनफल 440 दिया गया है। माना एपी की 3 संख्याएं, जो एपी की संख्याएं होती हैं आपको पता है उसमें सार्वअंतर समान होता है। तो यहां पर अगर हम पहली संख्या को a माइनस डी लिख दें, दूसरी संख्या को a लिख दें, तीसरी संख्या को a प्लस डी लिख दें, तो यहां पर d जो है अंतर जिसको कहें, इसको इससे घटा दें या इसको इससे घटा दें, d अनुपात हमें अंतर मिल रहा है। तो सार्वअंतर कितना है? d मिल रहा है। तो ये संख्याएं आपकी एपी में कही जाएंगी, तीनों संख्याएं एपी में कही जाएंगी। प्रश्न के अनुसार ऐसा प्रश्न कहता है कि इन तीनों का योग बराबर कितना है? देखो 24 है, तीनों का योग 24 है। चलो यहां तीनों को जोड़ देते हैं, a माइनस डी प्लस a और प्लस a प्लस डी, इन तीनों को जोड़ दें और बराबर हम लिख दें 24। तीनों संख्याओं का योग 24 है। यहां माइनस प्लस डी ये कैंसिल हो जाएगा, a तीनों को जोड़ोगे आप 3a हो जाएगा और बराबर में 24। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 में यहां 3 से डिवाइड कर दो और ये 8 बार।
ठीक है, ए की वैल्यू हमें 8 मिल गई। अब क्या करना है, देखो दूसरी शर्त और है प्रश्न में, उस शर्त को पढ़ लो। क्या लिखा है, इनका तीनों का गुणनफल दिया गया 440, तीनों का गुणनफल 440 है। देखो एक हमारे पास पहली संख्या a माइनस डी और दूसरी संख्या a और तीसरी संख्या a प्लस डी, तीनों का गुणनफल बराबर 440। ये भी हमें दूसरी शर्त में दिया गया है। यहां से देखिए a माइनस डी और a प्लस डी का आपस में जब गुणा कर दें तो ये तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इनटू में a और बराबर में 440। अब a की वैल्यू हमने 8 निकाल रखी है, a की वैल्यू हम 8 रख दें, 8 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इंटू ए का मान 8 रख दें बराबर में 440। अब यहां देखिए 8 अट्ठे 64 माइनस डी स्क्वायर और बराबर में इधर 440, इधर हम भाग 8 से कर दें। देखो ये गुणा है ना, भाग में आ जाएगा 8, तो 8 पंचे 40 और 8 पंचे 40, ये 55 बार आपका कैंसिल हो रहा है। ठीक है, यहां देखिए हमें डी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहां लिख देते हैं 64 माइनस डी स्क्वायर बराबर में 55, या ये कहें डी स्क्वायर बराबर 64 माइनस 55। डी स्क्वायर बराबर बता दो कितना होगा, 9। ठीक है, अब डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस 3। ठीक है, अब ध्यान दो, जब ए की वैल्यू हमारे पास है 8, ए की वैल्यू 8 तथा डी की वैल्यू प्लस के 3, पहले हम प्लस 3 ले लेते, ए की वैल्यू 8 लें, ए बराबर 8, ए बराबर 8 और डी बराबर 3, तो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, देखो ध्यान दें, संख्याएं हो जाएंगी a माइनस डी 8 माइनस 3 8 8 प्लस 3। देखिए ध्यान दें, a की वैल्यू 8, डी की वैल्यू 3 रख दी हमने, तो यहां से हमें देखो कितना मिल जाएगा, यहां से हमें a का मान है 8, 8 माइनस 3 8 8 प्लस 3। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहली संख्या 5, दूसरी 8 और तीसरी 11, ये देखो संख्याएं हमें मिल गई। और यदि ऐसा लिख दें, यदि a बराबर 8 लिख दें तथा ये डी की वैल्यू हम माइनस 3 लिख दें, तब हमें संख्याएं कौन कौन सी मिल जाएंगी, तब हमें संख्याएं मिल जाएंगी, देखो कौन कौन सी, तब हमें संख्याएं मिल जाएंगी, ए के जगह पे 8 लिख दें, 8 और माइनस डी की वैल्यू कितनी, माइनस 3 लिख दें, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, कॉमा ए की वैल्यू 8 रख दें, कॉमा ए प्लस डी, ए की वैल्यू 8 और प्लस डी की वैल्यू माइनस 3, तो ये संख्याएं हमें मिल जाएंगी 11, 8, 5। तो संख्याएं तो वही हैं, बदल गई, बस क्रम बदल गया, 5, 8, 11 या ये कहें 11, 8, 5। ठीक है, तो ये संख्याएं हमें मिल गई जो हमसे पूछी गई थी। ठीक है, चलो भाई इसको भी नोट करो। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छा प्रश्न है तीसरा, इसमें लिखा है, देखो इसको रब कर लेते पहले, है ना, इसको रब कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, जैसा कि हमने बताया यहां पर हमें कुछ नई बातें नहीं बतानी है, सब कुछ आपने समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी की जो एक्सरसाइज आपने कंप्लीट की है उन्हीं से आधारित यहां पर ये सारे प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, लिखा है माना कि किसी समांतर श्रेणी की n, 2n तथा 3n पदों का योगफल क्रमशः s1, s2 और s3 है, तो दिखाइए s3 बराबर इतना। देखो ध्यान दें, समांतर श्रेणी की n पदों का योगफल s1 लिखना है। देखो AP के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल को कैसे लिखा है, s1 से, तो s1 बराबर बताओ n पदों के योगफल को कैसे लिखते हैं, लिखते हैं n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं, तो ये तो s1 हो गया। यहां पर देखिए 2n पदों का योगफल कितना होगा, प्रश्न कहता है 2n पदों का योगफल s2 है, तो इसको कैसे लिखोगे, n की जगह पे 2n लिखना है, तो 2n/2 इंटू में 2a प्लस n की जगह पे 2n लिखना है माइनस 1 इंटू डी। इतनी बात ठीक है। तथा 3n पदों का योगफल, 3n पदों का योगफल प्रश्न कहता है s3 है, तो n की जगह आपकी बार 3n लिखना है, तो लिखना है 3n/2 इंटू में 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, ये 3n पदों का योगफल हो गया, ये 2n पदों का योगफल है, ये n पदों का योगफल है। अच्छा चलो यहां पर लिख लो सिद्ध क्या करना है, यहां लिखो सिद्ध करना है
क्या सिद्ध करना है? देखिए सिद्ध करना है कि S3 बराबर हमें सिद्ध करना है 3 इंटू में S2 माइनस S1, इतना हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो यहां पर देख सकते हो, यहां पर एक काम करते हैं, RHS लें तो बड़े आराम से जल्दी से हमें ये S3 मिल जाएगा, मतलब LHS मिल जाएगा। 3 इंटू ब्रैकेट में S2 माइनस S1, ये है हमारे पास RHS। यहां देखो 3 ज्यों का त्यों लिख लें, S2 की वैल्यू लिख दें, फिर माइनस, फिर S1 की वैल्यू लिख दें। तो S2 की वैल्यू देखो ये लिखी है, कितनी है? 2n बटे में 2 इंटू में यहां लिख दें 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू में d। ठीक, ये तो हमारे पास हो गया S2 की वैल्यू। फिर इसके बाद माइनस का निशान लगाओ और माइनस का निशान के बाद S1 की वैल्यू लिख दें। S1 की वैल्यू देखो ये लिखी है, S1 की वैल्यू कितनी है? ये लिखा है n बटे में 2 और इंटू में n बटे में 2 इंटू यहां लिख दें 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, इतनी बात समझ में आई। चलो और आगे आ जाओ। एक बात तो आप बड़े आराम से n/2, यहां भी है n/2, यहां है, दोनों जगह से n/2 कॉमन ले सकते हैं। तो 3 तो पहले से लिखा है, n/2 हमने कॉमन ले लिया। अब ये देखो 2 बचा, इस 2 का गुणा इनमें यहां पर दोनों पदों में करना है। 2 का गुणा यहां करोगे 4a आ जाएगा, फिर प्लस का निशान, 2 का गुणा यहां करोगे तो यहां मिलेगा कितना? 2 दूनी 4n माइनस में 2 का यहां भी गुणा करोगे ना, माइनस में 2 हो जाएगा, और इंटू में ये d। ठीक, फिर माइनस का निशान यहां पर देखो, n/2 कॉमन में चला गया, ये बचेगा 2a, फिर यहां प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, और यहां लिख दें n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है भाई, देखो है आगे ये हमारे पास हो जाएगा 3n अपॉन में 2 लिख दो, 3n बटे में 2, और यहां 4a में से 2a घटा दें तो हमें 2a मिल जाएगा, प्लस यहां से d और यहां से d, दोनों जगह से d कॉमन मिल जाएगा। तो ये बचेगा 4n माइनस में 2, 4n माइनस 2, फिर ये माइनस, यहां से बचेगा n प्लस 1 हो जाएगा इंटू में d कॉमन। ठीक है, इतनी बात ठीक है। तो बस अब समझो आपका आंसर आ गया 3n बटे में 2 इंटू में 2a आपका ठीक है, प्लस यहां से देखो ध्यान दें 4n में से एक n घटा के लिख दो, आपको लिखना है यहां 3n, फिर माइनस बचेगा 1, माइनस का 2 है, 1 चला जाएगा, माइनस का 1, ठीक है, इंटू में d। अब बता दो इसको क्या ले सकते हो, आप यहां से देख सकते हो, इसको S3 लिख सकते हो। देखो S3 बराबर कितना है? 3n बटे में 2 है, 3n बटे में 2, 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, यही तो लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? S3 लिखेंगे, और S3 ही हमें देखो LHS में दिया गया, ये LHS मिल गया, हम RHS लेके चले थे, हमें LHS मिल गया। ठीक है, चलो भाई इसको भी प्रूफ, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर, नोट करें फटाफट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है। कहता है 200 और 400 के मध्य आने वाली उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करो जो 7 से विभाजित हैं। देखो ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर है ये आपका 4। तो क्या कहता है? 200 और 400, 200 तथा 400 के बीच में ऐसी संख्याएं हमें बतानी है जो 7 से विभाजित है, उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो मेरे ख्याल से 200 तथा 400 के बीच 7 से विभाजित होने वाली आप संख्या निकाल लो। 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं, जो 7 से विभाजित हैं वे संख्याएं आप बताओ कितनी होंगी। देखो 200 से आगे चलना है, 200 नहीं लेना है, 200 और 400 के बीच में ढूंढनी है संख्याएं। अब हम 200 से आगे चलें, 201 कहें, 201 7 से विभाजित नहीं होगा। 202 कहें, 7 से विभाजित नहीं होगा। 203 7 से विभाजित हो जाएगा। देखो 7 से विभाजित करके देखो, 7 दूनी 14, 7 निम 63, सही है कि नहीं? तो हम कह सकते हैं 203 से नंबर लगा दो भाई, 203। 200 से आगे बढ़ना है तो 201 संख्या 7 से विभाजित है नहीं, 202 भी 7 से विभाजित नहीं है, 203 है। और फिर इसके बाद 7 इसमें जोड़ दो तो 210 मिल जाएगी, ये भी देखो 7 से विभाजित है।
इसमें फिर 7 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 10 और 7 17, मतलब 217। ठीक है, ये भी 7 से विभाजित है। तो अब ये सारी संख्याएं 7 से विभाजित होती हुई हम पहुंचेंगे 400 से पीछे। 400 के बीच में निकालनी है ना, 200 से आगे चलना है और 400 से पीछे वे सभी संख्याएं बतानी हैं जो 7 से विभाजित होती हैं। ऐसी सभी संख्याएं पहले यहां लिख लें, फिर उन सबका योगफल कर दें। तो अब बताओ 400 से पीछे कितना मिलेगा? आपको कहना है 399। क्या ये 7 से विभाजित है? देख लेते हैं, 7 से विभाजित है। 7 पंचे 35, अब ये बचा 7 पंचे 35, ये कितना बचा 4 और 7 7 49, बिल्कुल एकदम सटीक आंसर आ गया। 399 संख्या ऐसी है जो 7 से विभाजित है, 399। ठीक है, तो ये सभी हमने संख्याएं, वो संख्याएं लिख ली जो 200 से आगे हैं और 700 से पीछे हैं और 7 से विभाजित है। अब क्या करना है? अब इनका सबका योगफल करना है। तो अब हमें ये तो पता चल जाए कि ये संख्याएं हैं कितनी। इसके लिए क्या करते हैं, हम इसमें इन संख्याओं को ज्ञात कर लेते हैं। उसके लिए देखो, ये संख्या तो एपी में है, ये सारी संख्याएं लिखी हैं वो काय में, एपी में है। देखो यहां पर लिख दें सभी संख्याएं एपी में हैं, संख्याएं एपी में हैं। और अगर ये एपी में हैं तो कितनी संख्याएं हैं उनको पहले ज्ञात करो कि कितनी संख्याएं हैं। यहां से पहला पद आपको 203 मिलेगा, इसमें जो सार्व अंतर है वो मिल जाएगा 210 में से 203 घटा के आपको यहां कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। जबकि इसका अंतिम पद है वो 399 है कि नहीं है? तो यहां से हम लिख सकते हैं L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। L की वैल्यू यहां पर 399 लिख दें, बराबर A की वैल्यू 203 लिख दें, प्लस N हम ज्ञात करेंगे, माइनस में 1 इंटू डी का मान 7 लिख दें। तो यहां देखिए 399 माइनस में 203 बराबर में यहां लिख देते हैं N माइनस 1 गुणे 7। ठीक है, तो यहां से इसको पहले घटाओगे, 9 में से 3 घटा के यहां पर 6 मिल जाएगा और यहां से आपको 9 पूरा और ये 196 हो जाएगा। फिर यहां बराबर का निशान N माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, 7 को हटाओ पहले, 7 का यहां भाग हो जाएगा। तो यहां से N माइनस 1 बराबर 196 में 7 का भाग कर दें। 7 दूनी 14, कितना बचा? 5 और 7 8 56, ये आपके पास कितना हो गया? 28। अब जो माइनस का 1 इसमें जुड़ जाएगा तो N की वैल्यू हमें मिल जाएगी 28 प्लस 1 मतलब 29। N की वैल्यू हमें 29 मिल गई। अब क्या चाहिए? अब इन सभी पदों का योगफल हमें निकालना है। मतलब ये 29 जो संख्याएं हैं उन 29 संख्याओं का योगफल हमें निकालना है। तो 29 संख्याओं का योगफल को हम S29 लिखेंगे। फॉर्मूला हमारे पास होता है N/2 इंटू A प्लस L। चलो इतना शॉर्ट वाला लगा दो। वैसे फॉर्मूला हमारे पास ये भी है N/2 इंटू में 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इसी को हमने कन्वर्ट करके ये बना लिया फॉर्मूला N/2 इंटू A प्लस L। ठीक है, हम इसको सिद्ध नहीं करवा रहे, आपको ये याद रखना है कि ये n संख्याओं का योगफल, जब प्रथम संख्या और अंतिम संख्या ज्ञात होती है तो ये n संख्याओं का योगफल हम ज्ञात कर सकते हैं। n बराबर ये 29 दिया गया है तो 29 पदों का योगफल हो जाएगा 29 बटे में 2 इंटू A प्लस L। A की वैल्यू 203 लिख दें और प्लस L की वैल्यू 399 लिख दें। ठीक है बात कि नहीं? बराबर में ये हो जाएगा 29 बटे में 2, इधर जोड़ दें। देखो 9 3 12 और 9 1 10 और 5 और 1 6। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड कर दो, 29 गुणे 2 से डिवाइड करें तो 301 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? 29 1 29 और 3 का 29 दिया करो तो 3 27 और 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है, 8729। ठीक है, 29 संख्याओं का योगफल 8729 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इसको भी नोट कर लो भाई। आगे आ जाओ। 5वां सवाल लिखा है 1 से 100 तक आने वाली उन सभी पूर्णांकों का योगफल बताओ जो 2 या 5 से विभाजित है। देखो ध्यान दें, यहां पर क्वेश्चन नंबर है आपका ये 5। इसमें ये लिखा है 1 से 100 तक, 1 से 100 तक आने वाली उन सभी पूर्णांकों का योगफल जो
2 से विभाजित है या 5 से विभाजित है। 1 से 100 तक वे संख्याएं या पूर्णांक, एक ही बात है, जो 2 से विभाजित है। ठीक, पहले वो लिख लो, जो 2 से विभाजित है उन सभी संख्याओं को लिखो। तो 1 से 100 तक वे संख्याएं लिखनी है जो 2 से विभाजित हैं। उसमें देखो पहला नंबर तो 2 से आएगा, है ना, 1 से आगे 2 आएगा, 2 से विभाजित है ये। 4 आएगा, 6 आएगा और डॉट डॉट 100 तक आपको लिखना है तो 100 भी लिखना है। ये सभी संख्याएं वे संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित हैं और 1 से आगे हैं 100 तक। ठीक, 1 से 100 तक वे सभी संख्याओं को हमने लिखा जो 2 से विभाजित हैं। इन सभी का योगफल कर लो। तो देखो इन सभी का योगफल कैसे कर सकते हो। यहां पर पहला पद हमें पता है 2 है, ये एपी है ना, एपी में है ये संख्या, है ना, एपी है। तो यहां से पहला पद है 2, सार्व अंतर है हमारे पास 4 में से 2 घटा के यहां पर 2 मिल जाएगा। अंतिम पद यहां पर 100 है। तो यहां पर L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, यहां पर फॉर्मूला लगा दें। L की वैल्यू हमें 100 रखनी है, बराबर A की वैल्यू 2 लिखनी है, प्लस N माइनस 1, N हमें ज्ञात करना है, माइनस में 1 इंटू डी की वैल्यू 2 लिख दें। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 2 N माइनस 2, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 से भाग करें तो N की वैल्यू हमें 50 मिल जाएगी। ये 50 पद ऐसे हैं जो 2 से विभाजित हैं। ठीक है, अब यहां पर इन 50 पदों का योगफल निकाल लें। तो देखो SN बराबर फॉर्मूला होता है N/2 इंटू A प्लस L। अब N का मान 50 रख दें तो इन 50 पदों का योगफल हो जाएगा 50/2 इंटू A प्लस L। A की वैल्यू हमें 2 दी गई है, प्लस L की वैल्यू ये 100 दी गई है। ठीक है, तो यहां से देखिए इसको कैंसिल करोगे 25 बार कैंसिल हो जाएगा और ये 102 हो जाएगा। 102 में हम 25 का गुणा कर दें तो 25 दूनी 50, तो ये हो गया। ठीक है, 25 दूनी 50 और ये 25 एकम 25, तो 2550। ये हमें 50 संख्याएं जो मिली 2 से विभाजित होने वाली, उनका योगफल है 2550। ठीक है, आगे देखो, अब आगे सवाल आपसे कहता है कि 2 से विभाजित होने वाली तो ये संख्याएं हैं, उनका योगफल ये है। अब 5 से विभाजित होने वाली निकालो। तो आपको लिखना है 1 से 100 तक, 1 से 100 तक वे संख्याएं जो 5 से विभाजित हैं, 5 से विभाजित हैं। वे संख्याएं बतानी हैं जो 5 से विभाजित हैं। वे कौन कौन सी संख्याएं होंगी? वो संख्याएं होंगी 5, 10, 15 डॉट डॉट 100 तक। ठीक, ये सभी संख्याएं कितनी होंगी इसको ज्ञात करने के लिए हमें देखो पहला पद 5 दिखाई दे रहा है, इसमें सार्वंतर 10 में से 5 घटाओगे 5 मिलेगा। इसका अंतिम पद L बराबर 100 हो जाएगा। यहां फॉर्मूला लगा दें L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। L की वैल्यू यहां 100 लिख दें, बराबर A की वैल्यू 5 लिख दें, प्लस N माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हम 5 रख दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 बराबर 5 प्लस 5 N माइनस में 5। ये देखो इधर अंदर गुणा कर दिया, -5 और ये +5 कैंसिल हो जाएगा। 5 का भाग कर दें तो N बराबर 100/5 मतलब 20। ठीक, N बराबर 20। अब इन 20 पदों का योगफल निकाल लो। तो देखो फिर वही फॉर्मूला लगाना है, SN बराबर N/2 इंटू A प्लस L। SN का मान 20 लिख दें, बराबर N का मान फिर लिख दें यहां पर 20 बटे में लिख दो 2। A की वैल्यू यहां पर हमें 5 लिखनी है, प्लस L की वैल्यू 100 रखनी है। ठीक है, तो यहां से देख सकते हो 10 बार ये कैंसिल हो जाएगा, 105 लिख दें, 10 का गुणा करने पर हमें 1050 मिल जाएगा। ठीक, ये 20 पद हैं, इनका योगफल कितना हो जाएगा? 1050। ये वे 20 पद हैं जो 5 से विभाजित हो जाते हैं। आपसे प्रश्न कहता है कि हमें क्या करना है कि वे संख्याएं, उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है जो 2 से विभाजित हैं या 5 से विभाजित हैं। तो यहां पर 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं, इनका योगफल ये है, 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं, उनका योगफल ये है। अब एक बात समस्या आई कि अगर हमें इन दोनों को जोड़ दें तो वे संख्याएं, उन संख्याओं का योगफल हमें मिल जाएगा जो 2 से विभाजित हैं या 5 से विभाजित हैं। लेकिन एक समस्या है, क्या
कि यहां पर कुछ संख्याएं ऐसी भी यहां पर ऐड हो गई हैं, जुड़ गई हैं, जो 10 से विभाजित है। ध्यान दें, इसमें कुछ संख्याएं ऐसी भी हैं, देखो यहां पर 10 भी कहीं बीच में आएगा, फिर 20 भी कहीं आएगा, फिर 30 भी कहीं आएगा, फिर 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये सभी संख्याएं इसमें आएंगी। इसमें भी वो सभी संख्याएं आएंगी, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक, इसमें भी वही सब संख्याएं आएंगी। तो कुल मिला के ये संख्याएं 2 बार जुड़ गई। यहां भी 10 से विभाजित होने वाली संख्याएं जोड़ी गई हैं, यहां भी 10 से विभाजित होने वाली संख्याएं जोड़ी गई हैं। तो इसका मतलब 10 से विभाजित होने वाली संख्याओं को घटाना पड़ेगा, तब वे संख्याएं हमें, उन संख्याओं का योगफल मिल जाएगा जो या तो 2 से विभाजित है या 5 से विभाजित है। तो अब आपको क्या करना है, 10 से विभाजित होने वाली संख्याओं को यहां पर ज्ञात कर लें। क्या कर लें, 10 से विभाजित होने वाली संख्याएं यहां लिख दें। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की वे संख्याएं जो 1 से 100 तक की वे संख्याएं जो 10 से विभाजित हैं, 10 से विभाजित हैं, 10 से विभाजित हैं, वे संख्याएं कौन कौन सी होंगी? देखो ध्यान दें, वे संख्याएं हो जाएंगी आपकी 10, 20, 30, ... 100। ये सभी संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 10 से विभाजित है। ठीक है, इनका योगफल कैसे ज्ञात करोगे? इनके लिए देखो, पहला पद है 10, सार्वंतर भी 10 है, अंतिम पद बराबर है 100, फिर L बराबर A + n-1 इंटू डी वाले फॉर्मूले से हम L की वैल्यू 100 रख दें, A की वैल्यू 10 रख दें, n की वैल्यू ज्ञात करेंगे, -1 इंटू डी को हम 10 लिख दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 बराबर 10 + 10 n-10। ये देखिए 10 से 10 कैंसिल करोगे, 10 का भाग करें तो n बराबर हमें 10 मिल जाएगा। मतलब ये 10 संख्याएं ऐसी होंगी जो 10 से विभाजित हैं। ठीक है, तो अब इन 10 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल निकाल लो। S10 बराबर क्या लिखोगे? 10/2 इंटू A + L। A की वैल्यू 10 है, L की वैल्यू 100। तो यहां से 5 बार ये कैंसिल हो रहा है और ये 110, तो 11 × 5 = 55, मतलब 550 इनका योगफल, जो 10 से विभाजित होने वाली संख्या है उनका योगफल 550 मिल रहा है। अब आपको देखो यहां फाइनल आंसर लिखना है, वे संख्याएं, उन संख्याओं का योगफल ऐसे लिखें। 1 से 100 तक की वे संख्याएं, 1 से 100 तक की वे संख्याएं, उन, ऐसे लिखें, उन संख्याओं का योगफल है, उन संख्याओं का योगफल, उन संख्याओं का योगफल, उन संख्याओं का योगफल जो 2 या 5 से विभाजित हैं, 5 से विभाजित हैं। 1 से 100 तक की उन संख्याओं का योगफल जो 2 या 5 से विभाजित हैं, उनका योगफल निम्न होगा। देखो कौन कौन सा होगा, देखो ध्यान दें, इसमें क्या करना है, 2 से विभाजित होने वाली संख्या है, उनका योगफल है 2550। 5 से विभाजित होने वाली संख्या है, उनका योगफल है 1050। 1050, ठीक है। और फिर 10 से विभाजित होने वाली संख्याओं को यहां पर घटाना पड़ेगा, मतलब 550 को यहां पर घटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 10 से विभाजित होने वाली संख्याएं यहां भी जोड़ी गई हैं और 10 से विभाजित होने वाली संख्याएं यहां भी जोड़ी गई हैं। इसलिए 10 से विभाजित होने वाली संख्याओं को जब घटा दिया जाएगा तो केवल उन संख्याओं का योगफल मिल जाएगा जो 2 से विभाजित हो रही हैं या 5 से विभाजित हो रही हैं। तो इसलिए यहां पर देखो जोड़ दें, 0, 5, 5, 10, 5 और 1 6 और 300, ये 3600 हो गया ना। 3600 में घटा दो 550, तो 0, 10 में से 5 घटाओगे 5, 5 में से 5 0 और ये 3050। ये आपका देखो आंसर है, ठीक है, इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। चलो भाई इसको रब कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है, देखो ध्यान दें, ये थोड़े वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन हैं, इनको आप बढ़िया से पहले रीड करना जरूरी है। बहुत अच्छे से रीड करोगे
तो समझ में आता है कि हमसे प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, तो प्रश्न में दिया गया है कि दो अंकों की उन सभी संख्याओं का योगफल बताना है जिनको 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 हो, ऐसा हमें उन संख्याओं को बताना है। क्वेश्चन नंबर है 6, देखो ध्यान दें। ठीक है, एक बार फिर से देखो, दो अंकों की उन सभी संख्याओं का योगफल बताइए। मतलब एक बात तो सीधी है कि 2 अंकों की संख्या है, मतलब 10 या 10 से बड़ी संख्याएं हमें ज्ञात करनी है, छोटी नहीं, क्योंकि छोटी तो एक अंक 9 है, 8 है, 7 है, ये तो एक अंक की संख्या है। हमें 2 अंकों की संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, और वो ऐसी संख्या है जो 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 प्राप्त हो रहा हो। अब देखो बच्चों, एक बात समझो, जैसे हम आपसे कहें कि 10 है कोई संख्या, ये 2 अंकों की तो है, 4 से अगर विभाजित कर दिया जाए तो शेषफल 1 नहीं आएगा, 4 दूनी 8, शेषफल 2 बचेगा, काम खत्म। अगर हम बात करें 11 की, 11 में 4 से भाग कर दें तो 4 दूनी 8, शेषफल 3 बचेगा, तो ये भी बात खत्म। अगर हम बात करें 12 की, ये भी 2 अंकों की संख्या है, लेकिन 4 से भाग करने पर 4 तिया 12, 3 बार जाएगा, शेषफल बचेगा नहीं, तो ये भी बात खत्म। बात आई 13 की बात देखो, तो यहां से 4 से भाग करो, 4 तिया 12 और शेष 1 बचेगा। देखो ये पक्की बात बन गई। ये 2 अंकों की पहली एक ऐसी संख्या है जिसमें 4 से भाग करने पर शेषफल 1 आता है, ये संख्या आपकी 13 है। अब यहां पर 13 में 4 जोड़ो, 17 बन जाएगा, क्योंकि 17 में भी वही बात है। देखो 17 जो संख्या है 2 अंकों की है, इसमें 4 से भाग कर दें तो 4 से भाग करें, 4 चौको 16, 1 बचेगा कि नहीं, है ना, 1 शेष बचेगा। तो यहां भी हम 17 कहें, 17 में 4 जोड़ें, 21 कहें, मतलब इसमें वे सभी संख्याएं ये हो गई जो 2 अंकों की हैं और 4 से भाग देने पर 1 शेषफल बच रहा है। अब बात करें यहां पर देखो 99 तक जाओगे, अगर 100 पर पहुंच गए तो ये अब 2 अंकों की संख्या नहीं रही, 2 अंकों की नहीं रही। 99 संख्या में अगर हम आपसे कहें कि 4 से भाग करें तो क्या शेषफल 1 बच रहा है? देखो चेक कर रहा हूं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 तो 19 हो गया, और 4 चौको 16। अब देखो ये संख्या भैया, इसका शेषफल 1 नहीं, 99 में अगर 4 का भाग करोगे तो शेषफल 1 नहीं बचेगा, इसका मतलब ये बात नहीं बनी। 98 बताओ, अच्छा 98 बोलो, तो 4 दूनी 8, 18 हो गई, ये भी नहीं बात बनी। 97 बताओ भाई, 4 दूनी 8 और ये 17 हो गई, 4 चौको 16, 17। अब ये बिल्कुल बात सही है, 97 संख्या ये ऐसी संख्या है जिसमें 4 से भाग देने पर शेषफल 1 आएगा, और ये 2 अंकों की है। ठीक, ये 97 संख्या ऐसी है जिसमें 4 से भाग देने पर शेषफल 1 आएगा। ठीक है, तो इन सभी संख्याओं का योगफल आपको ज्ञात करना है। अब मेरे ख्याल से आपको हम नहीं बताएंगे, आप खुद कर सकते हो। आपको यहां लिखना है 4 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की वे संख्याएं जो 4 से विभाजित होती हैं तथा इनका शेषफल 1 प्राप्त होता है, संख्याएं निम्न होंगी। इन सभी संख्याओं का योगफल आपको ज्ञात करना है। पहला पद इसमें है, देखो कितना 13 है, सार बनकर डी बराबर है 17 में से 13 घटाओगे मिल जाएगा, और अंतिम पद आपको पता है 97। ठीक है, एन की वैल्यू निकाल लो, फिर योगफल का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वां इसको कर लें भाई। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7वें की बात आती है। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है? ठीक है, इसको कर लेना भाई ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7वां देखो, क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है इसको भी समझो, पढ़ो भाई। लिखा है सभी x, y बिलोंग टू n, n मानी कैपिटल N नेचुरल नंबर कोई है 1 2 3 जिनको कहेंगे, के लिए fx प्लस वाई इक्वल टू fx इंटू fy को संतुष्ट करता हुआ f एक ऐसा फलन है कि f1 बराबर 3 है। यहां लिखा है समेशन x इक्वल टू 1 टू n fx इक्वल टू 120 दिया गया है, n की वैल्यू बताइए। देखो हमें ऐसा दिया गया है कि f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू fx इंटू fy, इस प्रकार से देखो यहां पर हमें दिया गया है। ठीक है, संतुष्ट करता हुआ f एक ऐसा फलन है कि f1 बराबर देखो, तथा यहां पर दिया गया है f1 का मान कितना है 3, f1 बराबर 3। तो नहीं, तथा यहां पर एक बात और दी गई है कि सिग्मा x बराबर 1 से n तक
और एफ एक्स, और ये बराबर हमें 120 दिया गया है, हमसे n की वैल्यू पूछी गई। इतना देखो सवाल है, मेरी बात ध्यान से समझना, इतना सवाल है। x बराबर 1, देखो इसकी इसका मतलब समझते हो क्या है? इसका मतलब है x बराबर 1 लिखोगे पहला पद मिल जाएगा, x बराबर 2 लिखोगे दूसरा पद मिल जाएगा, x बराबर 3, x बराबर 4, मतलब f1, f2, f3, f4, इस fn तक हमें ले जाना है, तब इन सभी का योगफल 120 दिया गया है। देखो ध्यान दें, इसको हम थोड़ी डिटेल में लेके दे रहे हैं। यहां पर देखो इसका मतलब, पूरे का मतलब क्या है? इस पूरे का मतलब है f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस n डॉट डॉट fn, और इन सभी का योगफल हमें 120 दिया गया है। देखो इसका मतलब ये है। ठीक, अब यहां पर हम क्या करते हैं, f1 की वैल्यू हम रख देंगे, f2 की लिख दें, f3 की लिख दें, fn की लिख दें, और सभी को जोड़ दें बराबर 120 लिख दें, n की वैल्यू बस ज्ञात हो जाएगी। बात आई समझ में? तो सबसे पहला काम f1 देखो प्रश्न में भी दिया गया, यहां 3 दिया गया, इसको 3 लिख लेंगे। अब हम f2 की बात करें, f2 कैसे ज्ञात करेंगे? देखो समझो बात। अगर यहां से, चूंकि हमें ऐसा दिया गया है कि f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, ऐसा ही तो दिया गया है। अब यहां से देखो x बराबर 1 और y बराबर 1 रख दिया जाए। x और y कोई प्राकृतिक संख्या है, सवाल में ऐसा कहता है कि x और y जो है वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, x y दोनों नेचुरल नंबर हैं। तो ये देखो 1 और 1 ये नेचुरल नंबर तो हमने रखे हैं, x का मान 1 y का मान 1 रख दें, तो हमें इस प्रकार से देखो x का मान 1 लिख दें प्लस y का मान भी 1 लिख दें, बराबर का निशान लगा दें, एफ एक्स का मान 1 लिख दें इंटू एफ वाई का मान भी 1 लिख दें। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। तो ये हो जाएगा f2 बराबर, f1 की वैल्यू प्रश्न में 3 दी गई है, f1 की वैल्यू प्रश्न में 3 दी गई है, तो यहां से देखो 3 त्रिका 9, f2 की वैल्यू हमें 9 मिल जाएगी। बोलो मिल जाएगी कि नहीं? तो यहां इसके जगह पे हमें 9 लिखना है। आगे देखो f3 की वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे? यहां बिल्कुल उसी प्रकार से x का मान अगर 2 और y का मान 1 रख दें, y का मान 1 रख दें, तो हमें इस प्रकार से देखो ये मिल जाएगा, f x का मान यहां 2 लिख दें प्लस y का मान 1 लिख दें, बराबर f x का मान 2 y का मान 1। इतनी बात ठीक है? तो यहां पर f3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? f3 बराबर f2 की वैल्यू हमें देखो 9 दी गई है, f2 बराबर 9, और यहां पर इंटू f1 और f1 की वैल्यू हमें प्रश्न में भी देखो दी गई है 3, तो यहां 3 लिख देते हैं, 9 या 27। यहां से आप देख सकते हो f3 का मान 27 है। ठीक है, तो अब आपके पास देखो इन सभी मानों को यहां पर रख दें अगर यहां पर, इसलिए f1 की वैल्यू हम यहां 3 लिख दें प्लस f2 की वैल्यू हम यहां 9 लिख दें प्लस f3 की वैल्यू हम यहां 27 लिख दें, और प्लस डॉट डॉट n पदों तक ये हमारी श्रेणी है, इन सभी का योगफल हमें 120 दिया गया है। बताओ इसमें कोई समस्या? 1 2 f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस fn तक दिया गया है, इन सभी का योगफल n पदों तक का योगफल 120 दिया गया है। तो f1 का मान 3, f2 का मान 9, f3 का मान 27, और इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए n पदों तक हमें जोड़ना है, बराबर 120 लिखना है। अब बता दो भैया ये गुणोत्तर श्रेणी है, और गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल कितना होता है? यहां पर आपको सीधी बात दिख रही है, पहला पद तो 3 है, सार अनुपात r बराबर 9/3 कर दो, 3 मिलेगा। तो यहां पर Sn बराबर फॉर्मूला लगा दो, Sn बराबर देखो n पदों का योगफल 120 दिया गया है, और Sn बराबर होता कितना है? आपको लिखना है a ब्रैकेट में r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये बराबर 120, n पदों का योगफल, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। a की वैल्यू हम 3 लिख दें, r की वैल्यू भी हम 3 लिखेंगे, r बराबर 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन में r का मान 3 माइनस में 1 बराबर 120। ठीक है, तो यहां से देखिए ये 2 बचेगा, 2 का इधर गुणा कर दें, 3 का भाग कर दें, 3 की पावर n माइनस 1 बराबर में 120 गुणा में 2 और भाग में ये 3, 2 बचेगा, 2 का गुणा हो जाएगा, 3 का भाग हो जाएगा, 3 चौको 12, 120, 3 बार ये 40 बार कैंसिल होगा, 40 दूनी 80,
तो यहां पर 3 की पावर n बराबर 80 प्लस 1 लिख दो, माइनस का 1 इधर भेज, 81 हो गया। 3 की पावर n बराबर 81, तो बता दो 3 की पावर n बराबर 81 को लिख सकते हैं 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 3 की पावर 4। घातों की अगर तुलना कर दी जाए तो n की वैल्यू हमें 4 मिल जाएगी, और यही n की वैल्यू हमसे प्रश्न पूछता है। ठीक है, क्लियर बात। तो चलो इसको नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। अब आ जाओ भाई आगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है, इसको रब कर लें, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, लिखा है गुणोत्तर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल 315 है, उसका प्रथम पद तथा सार्व अनुपात क्रमशः 5 तथा 2 है, अंतिम पद और पदों की संख्या बता दो। ये तो देखो बिल्कुल आसान काम है, 8वां प्रश्न है। इसमें लिखा हुआ है गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल, Sn मान लेते हैं, n पदों के योगफल को Sn लिख दें। ये दिया गया है 315, और इसमें प्रथम पद मतलब a ये दिया गया है 5, इसका सार्व अनुपात r बराबर दिया गया है 2, सार्व अनुपात 2 दिया गया है, और पदों की संख्या और अंतिम पद बताओ। n की वैल्यू पूछी गई है और अंतिम पद l की वैल्यू पूछ दी गई है। तो इसको तो आप कर सकते हो बड़े आराम से, Sn वाला फॉर्मूला लगा दोगे यहां पर, है ना। Sn बराबर क्या होता है, n/2, क्या होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये बराबर 315। तो यहां से देखिए n की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी, a की वैल्यू प्रश्न में दी गई है 5 लिख दें, n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, d की वैल्यू हमें देखो यहां पर d की वैल्यू नहीं दी गई है, d की वैल्यू सॉरी ये तो हमने समांतर श्रेणी का लिख दिया भाई, गलती हो गई। गुणोत्तर श्रेणी की बात कर रहे हैं ना हम, तो गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल होता है a ब्रैकेट में r पावर n-1 अपॉन r-1, और ये बराबर दिया गया है 315। a की वैल्यू हम यहाँ 5 लिखेंगे, r की वैल्यू 2 लिखेंगे, n की वैल्यू ज्ञात करेंगे -1 अपॉन r की वैल्यू 2 -1 कैलकुलेट करेंगे हम, यहां से n की वैल्यू ज्ञात करेंगे। फिर n की वैल्यू ज्ञात करने के बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे l बराबर a r पावर n-1, अंतिम पद ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। इसके बाद देखो बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 9वां भी आप कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 9वां 8वां ये आप दोनों करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। देखो 10वां क्या है, चलो इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल दिया गया है 56। यदि हम क्रम से इन संख्याओं में 1, 7 और 21 को घटा दें तो हमें समांतर श्रेणी प्राप्त होती है, संख्याएं बताइए। हालांकि इसको भी आप कर सकते हो। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 10वां, इसमें प्रश्न कहता है गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 56 है। 3 पदों का योगफल कितना है, 56। देखो ध्यान दें, ये दिया गया है जीपी के 3 पदों का योगफल, जीपी के 3 पदों का योगफल बराबर हमें दिया गया है कितना, 56 दिया गया है। तो 3 पदों को हम कैसे लिखते हैं, पहला पद a, दूसरा पद ar, तीसरा पद ar स्क्वायर होता है। तीनों पदों के योगफल, तीनों पदों का योगफल बराबर हमें कितना दिया है, 56। तो एक पहली शर्त, पहला इक्वेशन आपका ये देखो बन गया। इसके बाद प्रश्न कहता है कि सभी संख्याओं में जो क्रम से संख्याएं दी गई हैं, क्रम से पहली वाले में 1 जोड़ दें, दूसरे वाले में 7 और तीसरी वाले में 21 घटा दें, जोड़ नहीं घटा दें। पहले में 1 घटाएं, दूसरे में 7 घटाएं और तीसरे में 21 घटा दें, तो ये संख्याएं समांतर श्रेणी में हो जाती हैं। देखो ध्यान दें, शर्त नंबर दूसरी, ये तो आपकी पहली शर्त थी, है ना, पहली शर्त है ये। यहां दूसरी शर्त दी गई है, वो क्या है, देखो पहला पद है a, इसमें से क्या घटाना है, 7। पहले से 1 घटाना है, पहले में से 1 घटाना है, ठीक। और दूसरा है ar, इसमें से 7 घटाना है। और तीसरा है ar स्क्वायर, इसमें से 21 घटाना है, इसमें से 21 घटाना है। तो ये संख्याएं जो 3 है वो काय में बन गई, एपी में हो जाती हैं, एपी में हो जाती हैं। ऐसा प्रश्न कहता है
कि यदि पहली संख्या में से 1 घटा दें, दूसरी में से 7 घटा दें और तीसरी में से 21 घटा दें तो ये एपी में हो जाती हैं। तो पहली संख्या ए थी, उसमें 7 घटाए, 1 घटा दिया। दूसरी संख्या ए आर, उसमें 7 घटा दिया। तीसरी संख्या ए आर स्क्वायर, इसमें 21 घटा दिया। तो ये 3 संख्याएं बनी, वो संख्याएं एपी में हैं, समांतर श्रेणी में हैं, ऐसा प्रश्न कहता है। तो अगर ये समांतर श्रेणी में है तो हम यहां पर ऐसे कह सकते हैं कि ये बीच वाली जो संख्या होती है उसका दूना काय के बराबर होता है, इनके दोनों के योग के बराबर होता है। मतलब जैसे हम जानते हैं कि ए कॉमा बी कॉमा सी अगर एपी में है तो हम जानते हैं कि बीच वाली संख्या जो ये बी है उसका दूना इन दोनों के योग के बराबर होता है, यही तो प्रतिबंध होता है। तो यहां पर अगर ये 3 संख्याएं एपी में है, इसका मतलब ए आर माइनस 7 का दूना काय के बराबर होना चाहिए, ए माइनस 1 प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 21 के बराबर होना चाहिए। बोलो भाई, इसमें तो कोई समस्या नहीं। इसको हल करोगे 2AR माइनस यहां से 2 का 7 में गुणा 14 लिख दें, बराबर में ए प्लस ए आर स्क्वायर माइनस में इधर लिख दें 22। इसको पक्षांतर करके इस प्रकार लिख सकते हैं, ए आर स्क्वायर माइनस 2AR प्लस ए और बराबर में इधर लिख दें 14 और 8 22 होता है, तो यहां 8 लिख दें प्लस 8। ठीक है, फिर से समझो, ए आर स्क्वायर तो ठीक है, माइनस में 2AR और प्लस 1 ठीक है, और ये इधर आएगा तो आपका 8 बचेगा, बिल्कुल ठीक। इस पर हम इक्वेशन नंबर 2 डाल दें। बस समीकरण 1 और 2 दोनों को हल करेंगे, ए और आर की वैल्यू हमें मिल जाएगी। वो ए और आर की वैल्यू हमें 3 संख्याओं को ज्ञात करने में हमें मदद मिलेगी। उसकी देखो 3 संख्याएं हमें ज्ञात करनी है, वे संख्याएं ज्ञात करिए। हाँ, वही संख्याएं हमें तीनों ज्ञात करनी है। कौन कौन सी संख्याएं हैं? देखो संख्याएं कौन कौन सी हैं? संख्याएं, एक संख्या है ए, एक संख्या है ए आर और एक संख्या है ए आर स्क्वायर। ये तीनों संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। इनका तीनों का योगफल 56 दिया गया है और इसमें से 1 घटाना है, इसमें से 7 घटाना है, इसमें से 21 घटाना है, तो ये 3 संख्याएं एपी में हो जाती हैं, प्रश्न कहता है। तो अगर ये एपी में है, इसका मतलब इसका दूना इन दोनों के योग के बराबर हमने लिखा और इक्वेशन 1 बना लिया। ठीक है, अब इसके बाद समीकरण 1 और 2 को हल करोगे तो समीकरण 1 में हम 2 का भाग कर दें 1/2 से। यहां देखिए लिखा है ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, और यहां पर आपके पास लिखा है ए आर स्क्वायर माइनस 2AR प्लस ए, और इधर ये 56 में भाग करना है 8 से। ठीक है, तो यहां से देखो ए कॉमन लें और यहां से भी ए कॉमन लें। इस प्रकार से देखो हम यहां से ए कॉमन लेने से हमें क्या मिल जाएगा? देखो ए कॉमन मिल जाएगा, यहां लिख दें 1 प्लस आर स्क्वायर, और नीचे से भी देखो आपको ए कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ए कॉमन लें तो यहां मिल जाएगा आर स्क्वायर माइनस में 2R और इसके बाद प्लस में यहां पर 1 लिख दें, बराबर में इधर देखो 8 सत्ते 56, 7 बार कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। बस यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहां से आर की वैल्यू हमें मिल जाएगी। आर का अगर हम 7 का इधर गुणा करें तो ये हो जाएगा देखो 7R स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14R और प्लस 7 एकम 7 बराबर का निशान। इधर देखो 1 का मल्टीप्लाई इतना ही होगा 1 प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इधर आर स्क्वायर ले आओगे 6R स्क्वायर बचेगा, देखो बचेगा कि नहीं? आर इधर आएगा तो माइनस का 14 और 1 15R हो जाएगा, एक इधर आएगा प्लस का 6 और बराबर में 0। 6 छक्का 36 के गुणनखंड करें, जोड़ने पर हमें 15 निकालना है, मतलब त्रिपद लगा के आर की वैल्यू यहां से ज्ञात करेंगे। वर्ग समीकरण बन गया। ठीक है, द्विघात समीकरण, इसको हम हल करके आर की वैल्यू निकालेंगे, और आर की वैल्यू अगर हम समीकरण नंबर 1 में लिख दें तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। 1 में भी लिख सकते हो या 2 में लिख सकते हो। अगर आर की वैल्यू हम यहां अथवा यहां रख दें तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। जब ए और आर दोनों की वैल्यू मिल जाएगी तो ये हम संख्याएं ज्ञात कर सकेंगे। ए पहली संख्या है, ए इंटू आर दोनों का गुणा कर दें, दूसरी संख्या मिल जाएगी। ए इंटू आर स्क्वायर का मान निकालें तो हमें तीसरी संख्या मिल जाएगी जो कि हमसे पूछी गई थी। ठीक है, शेष काम आप खुद कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको रब कर लें, इसको रब कर लें। देखिए
इसके बाद ये संख्या हमारे पास, सवाल है हमारे पास 11वां, लिखा है किसी गुणोत्तर श्रेणी के पदों की संख्या सम है। गुणोत्तर श्रेणी के पदों की संख्या सम है यदि उनके सभी पदों का योगफल विषम स्थान पर रखे पदों के योगफल का 5 गुना है तो सार अनुपात बताइए। गुणोत्तर श्रेणी के पदों की संख्या कितनी है? सम। देखो ध्यान दें, यहां पर हम 11वां क्वेश्चन है और इसमें दिया गया है गुणोत्तर श्रेणी के, अगर गुणोत्तर श्रेणी लिख दें तो इस प्रकार लिख दें। देखो, पहला पद ए, दूसरा पद ए आर, तीसरा पद ए आर स्क्वायर, और ऐसे ऐसे बढ़ते हुए हम आगे जाएंगे। यहां पर चूंकि गुणोत्तर श्रेणी में पदों की संख्या सम है तो हम यहां लिख सकते हैं 2n पदों तक। 2n पदों तक अगर कोई श्रेणी है तो हम कह सकते हैं कि पदों की संख्या कितनी है? सम है। अब प्रश्न कहता है कि यदि सभी पदों का योगफल, इन सभी पदों का योगफल बताओ कितना होगा। तो यहां पर लिखोगे सभी पदों का योगफल है 2n पदों का योगफल लिख दें सीधी, क्योंकि इसमें पदों की संख्या 2n है। 2n पदों का योगफल कितना होगा? 2n पदों का योगफल बराबर हो जाएगा n/2 के जगह पे 2n/2 लिख दो। n का मान 2n है और यहां लिख दें 2a प्लस n माइनस n की जगह कितना लिखोगे? 2n। 2n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारे पास, सॉरी हम करेंगे क्या, गुणोत्तर श्रेणी की बात कर रहे हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी के 2n पदों का योगफल कैसे लिखोगे? a ब्रैकेट में r की पावर 2n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। ठीक, ये हमारे पास 2n पदों का योगफल, गुणोत्तर श्रेणी के 2n पदों का योगफल है। प्रश्न कहता है सभी पदों का योगफल विषम स्थान पर रखे पदों के योग का 5 गुना है। तो देखो ध्यान दें, विषम स्थान पर रखे पदों का योगफल कर दो। विषम स्थान पर रखे पद, पहले विषम स्थान पर रखे पदों से जो श्रेणी बनेगी, पदों से बनी श्रेणी, विषम स्थान पर रखे पदों से बनी श्रेणी कौन सी हो जाएगी? देखो, पहला स्थान ये विषम स्थान कहलाएगा, ये पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, है ना। तो ए और ए आर स्क्वायर पहला पद, ये आपका विषम स्थान है। तीसरा स्थान ये भी विषम है। ए आर की पावर 4 ये भी आपका विषम स्थान है। तो ये सभी वो पद हमने लिए जो विषम स्थान पर रखे गए हैं। विषम स्थान पर रखे पदों से श्रेणी हमने बनाई, तो ये श्रेणी बन गई। इसमें पदों की संख्या कितनी होगी? n पदों तक। क्यों? क्योंकि यहां पर 2n पदों की सब पूरी श्रेणी है। 2n पदों में से जो हमने विषम स्थान पर पद लिखे हैं वो कितने पद होंगे? n पद होंगे। सम स्थान पर रखे पद हैं वो कितने होंगे? n पद होंगे। तो पूरी टोटल श्रेणी 2n पदों की हो जाएगी। इसमें से 2 श्रेणी बना ली। एक श्रेणी वो बनाई जिसमें हमने विषम स्थान पर पद रखे हैं उनको लेकर के बनाई, और एक श्रेणी वो जिनको सम पदों पर रखने से जो श्रेणी बनेगी वो एक श्रेणी हो जाएगी। उसमें भी n पद होंगे और इसमें भी n पद होंगे। तो इनका योगफल बताओ। विषम स्थान पर रखे पदों से बनी श्रेणी ये है, इनका योगफल कितना होगा? मतलब इनका योगफल n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। इन n पदों का योगफल बराबर सूत्र लगा दो भाई, कितना? a ब्रैकेट में r की पावर, देखो r का मान यहां कितना है? r का मान r स्क्वायर है। याद करो भैया, इसको इसमें भाग करोगे या इसका इसमें भाग करोगे तो r स्क्वायर तो मिलेगा। इसका मतलब सार अनुपात इसका r स्क्वायर है। a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, r की जगह r स्क्वायर माइनस 1। ठीक, क्लियर बात। तो यहां पर n पदों का योगफल ये हो गया, जो विषम स्थान पर पद रखे गए थे उनका योगफल। ठीक है, विषम स्थान पर रखे, यहां लिख देते हैं विषम स्थान पर रखे n पदों का योगफल। तो ये विषम स्थान पर रखे पदों का योगफल का प्रश्न कहता है 5 गुना है। कौन 5 गुना है? ये सभी पदों का योगफल विषम स्थान पर रखे पदों के योगफल का 5 गुना है। प्रश्न के अनुसार ऐसे लिख लें, प्रश्न के अनुसार ऐसा दिया गया है कि a इंटू ब्रैकेट में r की पावर 2n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1 जो है वो काय के बराबर है? इसके योगफल का 5 गुना है। मतलब ये योगफल जो लिखा है उसका 5 गुना कर दें। a इंटू r की पावर 2n माइनस 1
और अपॉन में लिखना है, यहां पर अपॉन में लिखना है आर स्क्वायर माइनस 1। ठीक, इसको हल करने से अब आपको यहां से पूछा गया है कि हमें सार अनुपात बताना है, आर का मान बताना है। तो यहां से देख सकते हो ए से ए कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, और ये भी देखो आपस में बिल्कुल एकदम जस्ट बराबर बराबर है, ये ब्रैकेट भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास बचेगा कितना, तो यहां से देखिए 1 बटे में आर माइनस 1 और बराबर में इधर है देखो 5 और बटे में ये आर स्क्वायर माइनस 1 के अगर गुणनखंड कर दिए जाएं तो आर माइनस 1 इंटू में आर प्लस 1, आर माइनस 1 से आर माइनस 1 कैंसिल हो सकता है, और यहां से आप क्रॉस मल्टीपल करके आर प्लस 1 बराबर में 5, आर प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 5, और आर की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी आर बराबर 4। ठीक है, जो कि हमें पूछी गई थी प्रश्न में। चलो आर बराबर 4। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो इसको रब कर ले, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पदों का योगफल 56 है, अंतिम 4 पदों का योगफल 122 है, यदि उसका प्रथम पद 11 है तो पदों की संख्या बताइए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसको कर सकते हो। 4 पदों का योगफल आपको 56 लिखना है, अंतिम 4 पदों का योगफल 112 लिखना है, ए बराबर दिया ही गया है, पदों की संख्या n पूछी गई है। ठीक है, चलो इसको खुद करोगे। आगे आपके पास सवाल नंबर है 13वां सवाल देखो, लिखा है a प्लस बी एक्स अपॉन a माइनस बी एक्स बराबर में लिखा है b प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स बराबर लिखा है c प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स, जबकि x डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो दिखाइए कि ABCD गुणोत्तर CD में है। इतनी बात है। देखो ध्यान दें, ये लिखा हुआ है a प्लस बी एक्स और अपॉन में है a माइनस बी एक्स, ये बराबर दिया गया है b प्लस सी एक्स, अपॉन में दिया गया है b माइनस सी एक्स, और ये बराबर में है c प्लस डी एक्स, और अपॉन में ये है c माइनस डी एक्स, और ये दिया गया है। तो दिखाइए कि ABCD GP में होगी। तो इसकी मदद से हमें दिखाना है कि ABCD ये लिखा है GP में होगा। तो एक काम करते हैं, यहां से एक काम करते हैं, योगांतरानुपात की क्रिया कर दें। क्या कर दें? योगांतरानुपात की क्रिया करते हैं। मेरे ख्याल से एकदम शॉर्ट में आ जाएगा, योगांतरानुपात से। आपको पता है योगांतरानुपात क्या होता है, अपनी भाषा में समझो, गणित की भाषा में नहीं, अपनी भाषा में समझो कि जो अंश में लिखा है उसी को हर में लिखना है, अंश बटे अंश लिखना है, हर जोड़ना है, हर घटाना है। इस क्रिया को क्या कहेंगे हम? योगांतरानुपात कहेंगे। देखो a प्लस बी एक्स, और नीचे भी आपको a प्लस बी एक्स लिखना है। अंश ये है, वही अंश नीचे, अंश बटे अंश, और यहां हर जोड़ दें और नीचे हर घटा दें। ठीक है, तो हर कितना है? a माइनस बी एक्स, यहां पर हमने जोड़ दिया और यहां घटाना है, तो a माइनस माइनस ये प्लस बी एक्स हो जाएगा। इतनी बात ठीक है। आगे देखो, बराबर का निशान लगाओ, यहां भी वही काम कर दो। ये लिखा है बी एक्स बी प्लस सी एक्स, तो बटे में भी आप बी प्लस सी एक्स लिखो, और यहां जोड़ दो, यहां घटा दो, हर जोड़ें हर घटाएं। हर कितना है? b माइनस सी एक्स है, घटाना है b माइनस माइनस प्लस सी एक्स हो जाएगा, बराबर। यहां भी देखो वही काम कर दें, ये लिखा है c प्लस डी एक्स, और भाग में लिख दें c प्लस डी एक्स, और यहां जोड़ दें और यहां घटा दें। जोड़ कितना दें? c माइनस डी एक्स, यहां जोड़ दें, और घटाना भी इतना ही है, c माइनस माइनस प्लस डी एक्स। इतनी बात ठीक है। यहां से अब देखो ध्यान दें, अगर हम चाहें तो मेरे ख्याल से ये बी एक्स माइनस प्लस का कैंसिल हो रहा है, ए से ए देखो कैंसिल हो रहा है, यहां देखो माइनस, और ये आपका सी एक्स माइनस प्लस का कैंसिल हो रहा है, बी माइनस और प्लस का बी, और यहां देखिए डी एक्स कैंसिल हो रहा है, ये माइनस का सी प्लस का सी कैंसिल हो रहा है। तो जो बच रहा है उसको लिख दें। देखो 2a तो ऊपर बच रहा है, 2a, नीचे bx और bx, ये हो जाएगा 2bx बराबर, यहां देखो 2b और अपॉन में 2cx हो जाएगा बराबर, यहां बताओ 2c अपॉन में 2dx हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं?
यहां से आप देख सकते हो 2 का सब में भाग, देखो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, हो सकता है कि नहीं। देखो x का अगर पूरे सभी पदों में x से गुणा कर दें तो यहां से x का गुणा करने से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमें a बटे b मिल जाएगा। यहां से x का गुणा करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, b बटे c मिल जाएगा। यहां से x कैंसिल हो सकता है तो c बटे में d हो जाएगा। हमने क्या किया, x का सब में गुणा कर दिया, हर एक पद में x, इसमें, इसमें और इसमें। तो अब हमारे पास a बटे b बराबर b बटे c बराबर c बटे d प्राप्त होता है। तो इसका मतलब सार अनुपात समान है। इसका मतलब अतः यहां लिख सकते हो a, b, c, d जीपी में है। ये पक्की बात है कि a, b, c, d जीपी में तभी हो सकते हैं जब a से b का अनुपात, या इसको देखो ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है b अपॉन a बराबर c अपॉन b बराबर d अपॉन c, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगले पद से पिछले पद का अनुपात, ये देखो अगले पद से पिछले पद का अनुपात और ये अगले पद से पिछले पद का अनुपात समान आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब ए बी सी डी जीपी में है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 है ये, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर देखो 14 क्या है, इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी समांतर श्रेणी में एस एन पदों का योगफल है, पी उनका गुणनफल है, आर उनके व्युत्क्रमों का योगफल है, तो सिद्ध करना है पी स्क्वायर इंटू आर पावर एन बराबर एस पावर एन। देखो हमें कुछ बातें दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर है 14, लिखा है ये मान लेते हैं, देखो जीपी तो इस प्रकार माने, माना जीपी ए, फिर ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, और इस प्रकार से एन पदों की आपकी ये कोई जीपी है। ठीक, एन पदों तक आपकी कोई ये जीपी है। ठीक है, और इसमें प्रश्न कहता है कि जो पहली शर्त प्रश्न की ये है कि इन सभी पदों का योगफल एस है। एस बराबर क्या है, इन सभी का योगफल, इनको सबको जोड़ के हमें लिखना है, वो एस के बराबर लिखना है, ए प्लस ए आर का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एन पदों तक, एन पदों तक इन सभी को हम जोड़ दें तो ये एस कहलाएगा। और योगफल का फॉर्मूला हमें पता है, ए इंटू ब्रैकेट में आर पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये तो हमें एस देखो दिया गया है। ठीक, इतनी बात तो ठीक है। इसके बाद दूसरी शर्त ये है कि उनका सबका गुणा कर दिया जाए तो ये पी के बराबर है। पी बराबर क्या है, ए इंटू ए आर का स्क्वायर इंटू ए आर का क्यूब इंटू एन डॉट डॉट एन पदों तक, इन सभी का हम एन पदों तक गुणा कर दें अगर, तो ये पी के बराबर मिल जाएगा। प्रश्न कहता है तो इनका देखो ए कितनी बार, एन बार है, तो इनका गुणनफल ए की पावर एन, तो ये हो जाएगा। आर की पावर बताओ कितना हो जाएगा। देखो ध्यान दें, गुणा में घातें जोड़ दी जाती हैं, तो आर की पावर यहां से देखो यहां कुछ है नहीं, ये पहले पद पे आर की पावर नहीं है, शून्य माना जाएगा। तो आपको यहां लिखना है शून्य, और फिर इसके बाद देखो 1 है, फिर इसके बाद 2 है, फिर इसके बाद 3 है, प्लस डॉट डॉट एन पदों तक। सभी पदों को आप अगर जोड़ दें तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ये आर की पावर मिल जाएगी। ठीक है, यहां से ए की पावर एन इंटू आर की पावर, बताओ इनका सबका योगफल कितना होगा। आपको लिखना है समांतर श्रेणी वाला फॉर्मूला लगाना है, n/2 इंटू 2a की वैल्यू 0 लिखनी है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 1 लिखना है। तो ये हो जाएगा a की पावर n इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन 2। अब बताओ भाई, ठीक है, ये p हो गया। इसके बाद में एक तीसरी शर्त और प्रश्न में दी गई है। तीसरी शर्त वो क्या है, r है उनके व्युत्क्रमों का योगफल है। देखो लिखा है r उनके व्युत्क्रमों का योगफल है, तो r जो है वो क्या लिखो, इनका व्युत्क्रम करके जोड़ दो। जो पद दिए गए हैं उनके व्युत्क्रम करके जोड़ो। पहला पद जो दिया है उसका व्युत्क्रम कर दो, दूसरा पद है उसका भी व्युत्क्रम कर दो, और जोड़ते जाओ, बीच में प्लस का निशान लगाते जाओ। तीसरा पद है उसका भी व्युत्क्रम कर दो। इनको सबको हमें व्युत्क्रम करके जोड़ देना है n पदों तक। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, व्युत्क्रम पदों का योगफल r है। अब देखो ये भी गुणोत्तर श्रेणी है, इसमें पहला पद है 1/a ब्रैकेट में r की पावर n माइनस 1 है ना। तो चलो 1 बटे में है इसलिए इसको ऐसे लिख दें, 1 माइनस r, r का मान कितना 1/r,
की पावर n और अपॉन में 1 माइनस आर, आर का मान 1/r। ठीक, तो ये क्या बोल गया, थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ तो इस प्रकार देखो लिख सकते हो 1/a इंटू ब्रैकेट में r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r की पावर n और यहां डिवाइड करना है r माइनस 1 अपॉन r से। ठीक है कि नहीं, बराबर। चलो यहां पर थोड़ी जगह कम है, यहां पर इसको हम ऊपर ले जाएंगे। ठीक है कि नहीं, इस प्रकार लिख देते हैं, देखो r की पावर n माइनस 1, r की पावर n माइनस 1, इस r को ऊपर ले जाएंगे और अपॉन में लिखना है r की पावर n इंटू आर माइनस 1 इंटू ए यहां लिख लेते हैं। ठीक, इतना ये देखो हमें लिखना है। ठीक है, इसका कुछ अगर हल कर सकते हैं तो इस प्रकार कर सकते हैं कि ये r की घात का हिसाब किताब भाग में घातें घट जाती, तो यहां से अगर नीचे ले आओगे तो माइनस का 1 घात हो जाएगा, इस r को यहां खत्म कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं, देखो यहां पर r भी हमें मिल गया, p मिल गया, s मिल गया, हमें सिद्ध क्या करना है, यहां लिख लेते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखो ध्यान दें, सिद्ध करना है यहां पर p स्क्वायर, क्या करना है p स्क्वायर और इंटू r की पावर n बराबर में s की पावर n, इतना हमें सिद्ध करना है। तो यहां से हम क्या करेंगे, LHS में LHS लें और LHS में p और r के मान लिख दें, p स्क्वायर इंटू r की पावर n। p की वैल्यू बताओ कितनी है, p की वैल्यू देखो ये लिखी हुई है, ये कितनी लिखोगे, a की पावर n इंटू r की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 और इसका लिख दें होल ऑफ स्क्वायर, ये तो हो गया p स्क्वायर इंटू r की पावर n, r कितना है देखो r ये लिखा हुआ है, r लिखा है r की पावर n माइनस 1 अपॉन में है ये a इंटू r की पावर n माइनस 1 इंटू r माइनस 1 और इसकी होल पावर क्या लिखना है, n, होल पावर n लिखना। ठीक, अब देखो ध्यान दें, इस पूरे को कैसे लिखोगे, इस पूरे को देखो होल पावर है ना, इसलिए इस पर हम a की पावर 2n लिख सकते हैं इंटू यहां से 2 से 2 ये कैंसिल हो सकता है, तो r की पावर n माइनस 1 इतना ही बचेगा, देखो 2 घात है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। इंटू में यहां देख सकते हो इसका यहां पर r की पावर n माइनस में 1 का होल पावर n लिख सकते हो, बटे में यहां देखो ध्यान दें a की पावर n लिख सकते हो, a की पावर n और r की पावर कितना n माइनस 1 लिख सकते हो और यहां पर r माइनस 1 की होल पावर n। ठीक, अब देखो ध्यान से, इसको यहां हम कैंसिल कर सकते हैं, कर सकते कि नहीं, बराबर में यहां देख सकते हो कि 2n है, इसमें से a की पावर n ये कैंसिल हो जाएगा, a की पावर n बचेगा, r की पावर n माइनस 1 की होल पावर n लिख दें और अपॉन में नीचे देखो ध्यान दें, ये तो हमने हिसाब कर ही लिया था, बचा कितना r माइनस 1 की होल पावर n। एक बात समझो, हर एक पद पर ये n पावर है, तो इसको इकट्ठा करके लिख दें, देखो a इंटू आर पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1 और इसकी होल पावर अगर n लिख दी जाए इस प्रकार, कोई समस्या नहीं। अब इसको क्या लिख सकते हो, देखो इस पूरे को a इंटू आर पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, इसको हम s लिख सकते हैं, तो इसको अगर हम s लिख दें और पावर n तो ये लिखा है, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें RHS मिल जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ये क्वेश्चन नंबर 14वां कंप्लीट होता है, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको नोट कर लें भाई। चलो भाई रब कर लेते हैं इसको, आगे क्वेश्चन नंबर 15वां देखो, क्वेश्चन नंबर 15वां बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15वां। ठीक है, वैसे कभी जब बोर्ड एग्जाम हुआ करती थी क्लास 11th और 12th को लेकर के सब मिला के टोटल एग्जाम हुआ करता था, तब ये प्रश्न समांतर श्रेणी से ये प्रश्न जरूर पूछा जाता था, बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न है 15वां, पहले कभी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। यहां लिखा है किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद, क्यूवां पद और आरवां पद क्रमशः ए बी सी दिए गए। पीवां पद ए दिया गया है, देखो एपी का पीवां पद, एपी का पीवां पद ये हमें ए दिया गया है
और पीवां पद हम लिखते कैसे हैं, लिखते हैं ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, इस प्रकार लिखते हैं। ये ए दिया गया है, ठीक। पीवां पद देखो हमने ये ए प्रश्न में दिया है, इसलिए हमने पहले पद को हमने कैपिटल ए से लिख लिया है ना। इसमें यहां भ्रम ना हो आपको, ये पहला पद है और ये इसका पीवां पद ए है, ठीक है। पहला पद ए है तो ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर ये ए दिया गया है। क्यूवां पद बी दिया गया है, यहां लिख दें क्यूवां पद ये बराबर कितना दिया गया है बी, इसको हम लिख दें ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये बराबर बी दिया गया है, इस पर नंबर 2 डाल दें। और इसी प्रकार आरवां पद बराबर कितना है सी दिया गया है। आरवां पद को कैसे लिखेंगे, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, और ये बराबर हमें सी दिया गया है, इस पर हम नंबर 3 डाल दें। ये देखिए, ठीक है। पीवां पद ए है, क्यूवां पद बी है और आरवां पद सी है, तो यहां से हमें 1 2 3 ये इक्वेशन मिल गए। इन तीनों को हल करके हम ए बी और सी के मान यहां तो लिखे हुए हैं, तो मेरे ख्याल से हल ना करो, कुछ भी ना करो, बिल्कुल एकदम आसान काम है। यहां लिखते हैं सिद्ध करना है। क्या लिख दें, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है, देखो क्यू माइनस आर इंटू ए प्लस आर माइनस पी इंटू में बी प्लस पी माइनस क्यू इंटू में सी, और ये हमें 0 के बराबर प्रूव करना है। देखो कितना आसान काम है। यहां पर क्या करोगे, एलएचएस में ए बी सी के मान रख दो, ये ए का मान इतना, बी का मान ये और सी का मान ये, यहां पर एलएचएस में रख दें। इसको हल करेंगे शून्य आ जाएगा अपने आप, एकदम आसान। देखो क्यू माइनस 1 आप ज्यों का त्यों रखें, ए की वैल्यू लिख लें, ए की वैल्यू है ए प्लस कितना है, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ठीक। इतनी बात ठीक है। क्यू माइनस आर ये ज्यों का त्यों, ए की वैल्यू रख दी, प्लस का निशान लगाओ। अब आर माइनस पी ज्यों का त्यों लिख दें। अब बी की वैल्यू लिख दो भाई, बी की वैल्यू कितनी है, बी का मान है ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास बी का मान है। फिर प्लस का निशान लगाओ और P माइनस क्यू इंटू सी का मान अब रख दो। सी का मान कितना लिखोगे, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, ये आपका सी का मान लिखना है, ठीक। और इसको हल करोगे तो ये 0 मिलेगा, पूरा इसको हल कर लो 0 हो जाएगा। तो कोई काम करो, यहां से इसका इसमें गुणा करोगे कि नहीं, यहां इसका इसमें करोगे, इसका इसमें करोगे, तो पहले जो पद हैं पहले इसमें सब में ए आएगा, यहां भी ए आएगा, यहां भी ए आएगा। ए कॉमन लें तो ये हो जाएगा क्यू माइनस आर। ध्यान से समझो, थोड़ा शॉर्ट कर रहे। इसका इसमें गुणा करोगे तो ए यहां मिलेगा, इसका इसमें गुणा करोगे तो अभी ए मिलेगा, और इसका इसमें गुणा करोगे तो अभी ए मिलेगा। ए हमने कॉमन ले लिया, क्यू माइनस आर। फिर यहां से ए कॉमन मिल जाएगा तो मिलेगा कितना मिलेगा, आर माइनस पी, और यहां से ए कॉमन मिलेगा तो हम यहां लिख सकेंगे पी माइनस क्यू। इतनी बात ठीक है। पहले वाले पदों में से तीनों पदों से हमने ए कॉमन ले लिया। यहां दूसरे वाले पदों में यहां देखो डी है, यहां भी डी है, यहां भी डी है, अब हम डी कॉमन लेंगे तो यहां देखिए क्यू माइनस आर और इनटू में पी माइनस 1, ठीक। यहां पी माइनस 1 है, इनका इसमें गुणा करके डी कॉमन में है, ठीक है। इसी प्रकार इसका इसमें गुणा करें और डी कॉमन, आर माइनस पी इंटू में क्यू माइनस 1 डी कॉमन में। यहां भी इसका इसमें गुणा करोगे पी माइनस क्यू और इनटू में आर माइनस 1, ये डी जो कॉमन लिया है वो देखो अब हमने लिख दिया, ठीक। डी कॉमन वाला हमने यहां लिख दिया लास्ट में, ठीक है। अब यहां से देख सकते हो P माइनस पी प्लस पी खत्म, Q माइनस प्लस क्यू खत्म, R माइनस प्लस खत्म, तो ये हमें A गुणे 0 मतलब ये तो 0 हो जाएगा, ये पूरा पद शून्य हो जाएगा। इधर देखिए इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें गुणा करो, ये भी शून्य मिलेगा। देखो हम करके दिखा देते हैं। पहले Q का गुणा P में पी क्यू लिख दो, फिर माइनस क्यू लिखो, फिर माइनस का R इंटू पी लिखें, फिर माइनस माइनस प्लस का R लिख दो, ठीक, प्लस का R। अब यहां पर देखो प्लस R का गुणा इसमें दोनों में कर दो तो Q इंटू R, क्यू आर, माइनस में R, माइनस में पी क्यू,
माइनस माइनस प्लस में p। अब देखो प्लस का निशान, यहां भी इसी प्रकार गुणा करो, p का q में गुणा, सॉरी p का r में गुणा है, या r p लिख दो, r इंटू p माइनस में p माइनस में क्यू आर माइनस माइनस प्लस में q। ठीक, अब आप देख सकते हो सारे पद यहां भी कैंसिल हो सकते हैं। p q प्लस का है और p q ये देखो माइनस का है, ये माइनस का q है और ये प्लस का q देखो कहीं, ये देखो है ना, क्यू आर ये माइनस का है, क्यू आर ये प्लस का है, माइनस का आर प्लस का आर कैंसिल, माइनस का आर पी और माइनस का आर पी, और ये माइनस का पी और ये माइनस का पी। ठीक, तो अब आपके पास यहां पर देखो क्या बच रहा है, एल एच एस जो चल रही थी वो तो शून्य हो गई भाई, क्योंकि यहां पर ए का गुणा शून्य में ये शून्य हो जाएगा, और ये सारे पद देखो कैंसिल हो गए, और इनटू में ये डी लिखा हुआ है, यही तो है। तो यहां से ये मिल गया कितना, 0 गुणे डी, मतलब ये भी 0 हो गया, तो हम कह सकते हैं ये आर एच एस देखो मिल गई। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है, इसको भी नोट कर लें।